बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना हसन अब्बास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और इस्लामाबाद के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में ये पेश हो रहे हैं। इससे कबल भी हम दो तीन इंटरव्यूज़ इनसे कर चुके हैं। इसी किस्म के जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, नूर मुकद्दम का केस उसमें थे, उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा का केस था। इसके अलावा भी और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं उनमें ये पेश हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कोर्ट को असिस्ट करते हैं। आज एक और केस के हवाले से हमने बात करनी है। इस्लामाबाद का इलाका है सिहाला, वहाँ एक बड़ी होलनाक जो है वो वारदात हुई। 2020 नवंबर का ये वाक़या है। इसकी तफसीलात जो है वो राना साहब से हम पूछेंगे। बड़ा होलनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो खावंद है उसने अपनी बीवी का जो गर्दन है वो काट दी। तो होलनाकी इसमें इसलिए भी है कि इस्लामाबाद में इससे कबल भी ये वाक़यात हो चुके हैं। एक तो नूर मुकद्दम का एक वाक़या था जिसमें उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था जो है मुजरिम उसने। उसके बाद एक और केस भी आया है, सारा इनाम का केस है, वहाँ पे जो है वो मर्डर हुआ है दूसरे तरीके से। लेकिन ये जो केस आज जिससे मुतल्लिक हमने बात करनी है, ये भी इसमें बड़ी होलनाकी है। इस सारी केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके हवाले से, और इसमें जो मुजरिम है उसको सजाए मौत दी है जो सेशन जज ईस्ट हैं अता रबानी साहब, जिन्होंने नूर मुकद्दम केस भी सुना था, उस्मान मिर्जा केस भी सुना था, तो उन्होंने सजाए मौत दी है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले तो बताएं हमें कि ये केस है क्या, इस केस में क्या क्या होता रहा, और नवंबर 2020 का ये केस है और नवंबर 2022 में इसका फैसला आ रहा है। उमूमी तौर पर हमने देखा है, आप भी इन केसेस में पेश होते रहे हैं, और अतार अबानी साहब खास तौर पर जो केस लेते हैं या सुनते हैं, तो मेरा ये ख्याल है 6-8 माह में उस केस का वो फैसला कर ही देते हैं। तो इस केस में जो है वो इल्तवा की वजह क्या थी, ये भी सबसे पहले तो ये बताएं कि केस की हिस्ट्री क्या है, केस था क्या बुनियादी तो। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर ख़ास और आम केसेस में जो है वो उनको आवाज़ उठाते हैं उनकी, कि सिर्फ ये नहीं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं बल्कि आम केस जिस तरह का ये केस है तो उसके बारे में, ताकि लोग जो है इससे सबक हासिल कर सकें। अब इसमें केस में हुआ ऐसे कि ये नवंबर 2020 का, जैसे आपने बताया कि वाक़या है, तो उसके अंदर इनकी जो अक्यूज़्ड है वो हस्बैंड है और उसकी जो बीवी है मकतूला है वो उसका कत्ल हुआ है। तो इसके अंदर वो जो है गरीब लोग हैं और वो एक घर के अंदर एक कमरे के अंदर रहते हैं। तो ये नवंबर जो है 2020 में एक रात को इनकी आपस में लड़ाई होती है, और उसी दौरान जो है वो 3 बच्चे, जिसमें उनके 2 जो हैं वो अपने सगे बेटे और एक जो है उनका भतीजा, वो उस कमरे में मौजूद हैं। अब रात को जब 12 बजे का, जब वो बच्चे सो जाते हैं और 12 बजे के बाद का वक्त स्टार्ट होता है, तो इनकी आपस में किसी बात पे जो है वो लड़ाई झगड़ा, जो कि पहले से भी चल रहा होता है लेकिन उस रात जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो इंटेंस हो जाता है। अब उस झगड़े में ये होता है कि जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो झगड़े की वजह से बच्चे जो है वो शोर सुन के उठते हैं, और जैसे ही वो उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो उनका वालिद है वो उनकी माँ का छुरी से गर्दन जो है वो काट देता है और उसको कत्ल कर देता है। अब उसके बाद उस मामले को रफा दफा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, वो बच्चे चूंकि छोटे हैं, उनकी उम्रें जो हैं वो 10-11 साल हैं, उस टाइम पे 12 साल होंगी, तो वो ये करता है कि वो उनको समझाता है कि हम जो है इसको लेके जाते हैं, इसकी लाश को, और हम रास्ते में ये कहेंगे कि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ डकैती हुई, और इन द मीन वाइल वो जो डाकू थे उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। अब उसके पास एक सुजुकी पिकअप है, वो उसके अंदर जो है वो लाश को जो है वो डाल के पहले रावलपिंडी के अस्पताल लेके जाता है ताकि वो जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाए और वो मामला जो है वो रफा दफा हो जाए। लेकिन जो रावलपिंडी अस्पताल वाले हैं वो इस्लामाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और वो मौके पे आ जाते हैं, और वो फिर डेड बॉडी को शिफ्ट करते हैं पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में जो मकतूला है उसका जो मामू, जो उसके लीगल एयर बनते हैं, उनको भी बुलाया जाता है कि जी आप जो है अस्पताल आ जाएं, इस तरह से आपकी बेटी का कत्ल हो गया। और उसका उस टाइम तक वो जो अक्यूज्ड है, उस टाइम तक वो उसका नंबर भी खुद देता है, क्योंकि वो तो अपने आप को मासूम शो कर रहा होता है कि हाँ, इनके साथ हो गया, उनके घर वालों को भी बुलाएं और बहुत जुल्म हो गया।
लेकिन जब वो मामू जो है मकतूला के, वो जब जो बच्चों के नाना बनते हैं, वो जब आते हैं अस्पताल में, तो बच्चे जो हैं वो उनको बताते हैं कि इनका डकैती के दौरान कत्ल नहीं हुआ, बल्कि इनके वालिद ने ही जो है वो इनकी वालदा का कत्ल कर दिया। अब उसके बाद अक्यूज को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ केस स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो फिर उस जगह पे जो कमरा है वहाँ पे अक्यूज लेके जाता है, और वो छुरी खून आलूद भी बरामद करवा के देता है जिससे उसने कत्ल किया, और अपनी शलवार भी उससे बरामद करा के देता है जिसके ऊपर खून जो है वो मकतूला का बाद में पाया जाता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन फिर उसकी हुई, और अब अल्टीमेटली इसका जो है वो फैसला सुनाया गया है। तो ये मुख्तसर इसके जो है हालात है। अच्छा, इसका फैसला भी बता दें, फैसला क्या दिया है कोर्ट जी, ने? इसके अंदर अभी जो है नवंबर के अंदर फैसला आया है, और कोर्ट ने जो है वो डेथ सेंटेंस जो है सजाए मौत का फैसला सुनाया है इस मुलजिम के लिए, क्योंकि जो वो बच्चे थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा, उनकी शहादत जो थी वो बगैर टूटे हुए, बगैर उसके अंदर कोई जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आए हुए, उसको वो रही, और वो उसकी बेसिस के ऊपर कोर्ट ने जो है वो इसको मतलब आप सजाए ये मौत कह का रहे हैं फैसला कि जो सुनाया। बच्चों ने जो कुछ देखा उस रात को एज इट इज उन्होंने कोर्ट को वही बताया है कि इसी हमारे वालिद ने ही हमारी वालदा को जो है वो कत्ल किया है। जी, इसमें वैसे आम तौर पे इस तरह के जो केसेस जिसमें फैमिलीज के अंदर अक्रेंस होती है, उसमें आप ये देखते हैं कि बाकी जो उनके घर वाले होते हैं वो या तो सुलह कर लेते हैं या फिर आते ही नहीं है। जी। लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये थी कि वो चूंकि बच्चे थे बेशक, लेकिन वो जो मकतूला के मामू थे वो मुदई बने, और वो बच्चे जो थे वो भी उनके साथ आते रहे और केस की पैरवी भी की, और उसके अंदर शहादत भी दी उन्होंने। तो उस रात जैसे जैसे अक्रेंस हुई, जैसे जैसे वकूआ हुआ, जो जो कुछ हुआ, उन्होंने जो देखा वो सारा उन्होंने आके अदालत के अंदर बयान अपना जो है वो हल्फ के ऊपर बयान दिया। फिर उसके बाद जो मुलजिम का वकील थे उन्होंने उसके ऊपर जिरा भी की, लेकिन जिरा के बावजूद भी वो बच्चे नहीं टूटे, और उन्होंने अपनी जो शहादत जो सच की बुनियाद पे थी चूंकि, तो उसके अंदर कोई भी फर्क ना आ सके, और उसके अंदर बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्टली अपनी वही चीज़ें दोबारा रिपीट की। अच्छा, एक सवाल मैं बच्चों के हवाले से भी करूंगा, लेकिन आप ये उससे कबल बताइएगा कि आपने पूरा केस पढ़ा है, तो ये होलनाकी जो है ख़ास तौर पर अजियत है कि आप किसी का गला काट के, तो वो जो खातून थी उसको क्या जख्म और भी थे या सिर्फ उसको उसका गला काटा गया? क्योंकि गला काटने में जो सज़ा, मतलब आप अगले बंदे को मार रहे हैं तो इसमें अजियत बहुत शदीद किस्म की होती है। तो ये था एलिमेंट आपको, या और नाकी की वजह आपको समझ आई है कि क्या वजह है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जी, बेसिकली इसमें और तो कोई ज़ख्मात नहीं थे कि ऐसा हुआ हो कि पहले उनकी आपस में लड़ाई हुई हो और उसने उसको मारा हो, या आपस में उनकी लड़ाई हो। ऐसी बात वो नहीं थी, ज़ुबानी तौर पे जो है उस टाइम पे लड़ाई हुई, और वो लड़ाई बहुत ज़्यादा इंटेंस हुई कि ज़ुबानी तौर पे, लेकिन उसने उसको और तरह से मारने, कोई थप्पड़ या कोई और चीज़ मारने के बजाय डायरेक्टली उसने जो है उसका वहाँ पे गला काट के उसको कत्ल कर दिया। इसमें कुछ वजूहात ये हैं कि उनकी पहले से जो है, जैसा बच्चे बताते हैं कि उनकी पहले भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं, वो इस चीज़ से आपस में फिर सुलह हो जाती थी, फिर लड़ाई होती थी, लेकिन इसमें कहा जा सकता है कि शायद वो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िच हो चुका था कि उसने उसने कहा कि एक दफ़ा ही मैं जो है इस काम आप तमाम मतलब ये करूं, और आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये जो है वो अदम बर्दाश्त भी है, और बहुत ज़्यादा दूसरा, बढ़ती जा रही लेकिन है। फिर भी आप जो है वो किसी का मर्डर या कत्ल करके जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। और इस तरह बड़ा अजियतनाक तरीके से बच्चों के हवाले से बताएं कि जो बच्चे थे, जाहिर सी बात है जो वालदा जो है वो उसमें कत्ल हो गई, वालिद जो है वो सजाए मौत जो भुगत रहा है अब, तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? उसके हवाले से कोर्ट ने कुछ कहा, पूछा क्या है सिलसिला? जी, इसमें भी जज साहब जो थे वो फैसले से पहले इस मामले में थोड़ा सा परेशान थे कि चूंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर का मामला था, कि जैसा आपने भी कहा कि उनकी वालदा जो थी वो कत्ल हो गई थी, और उनके वालिद जो हैं अब उनको जाहिर सी बात है सज़ा हो गई, सज़ाए मौत। लेकिन इस तमाम जो जब से वो अरेस्ट हुआ है वो जेल में था मुलज़िम मौजूद, और उसी दौरानिए में और आगे भी जो उसके जो मकतूला के मामू हैं और बच्चों के नाना बनते हैं, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली, और वही उनके साथ ही वो रह रहे थे, और उनके साथ ही वो फैसलाबाद में रहते थे, और जब शहादत होती थी तो वो शहादत देने के लिए उनको लेके आते थे हर डेट के ऊपर। तो वो उन्होंने अदालत ने जब उनको बुलाया कंप्लेनेंट को, और फिर उनसे पूछा भी कि जी ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन लेगा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ही रह रहे हैं, हम इनको पढ़ा रहे हैं और हम इनको ही पाल रहे हैं,
तो मैं मुद्दई जो उनके जो नाना बनते हैं उन्होंने कहा कि जी मैं ही जिम्मेदारी लेता हूँ। तो उसके बाद जो है वो अदालत ने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा कि उन बच्चों का भी कोई वेलफेयर हो सके, कोई उनकी भी बेहतरी आगे आ सके। अच्छा, जो मुजरिम है जिसको सजाए मौत हो चुकी है, क्या उसके पीछे भी किसी ने पैरवी की है केस की, या क्या प्रोसीजर है उसका? उसकी कोई रिलेटिव, कोई बंदा को आया है पीछे केस पैरवी करने के क्योंकि लिए? ये इतना ऑलरेडी हौलनाक किस्म का उसने एक काम किया था, तो उसके घर वाले जो थे वो कोई भी उसके पीछे नहीं आता था। मतलब मुलजिम को जो था, क्योंकि वो कोई उसके पीछे आता नहीं था, तो उसके पास खुद भी ऐसे पैसे नहीं थे कि वो वकील कर सके, तो उसने अदालत से इस्तदा की थी कि उनको सरकारी वकील जो स्टेट एक्सपेंस पे होते हैं वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट करके दिया जाए। तो उस इस्तदा पे कोर्ट ने उनको एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपॉइंट करके दिया उनके कौंसल के तौर पे, और उन्होंने ही पूरा केस जो है वो मुकम्मल पैरवी करते हुए कंडक्ट किया उसका। और लेकिन चूंकि केस के अंदर जो शहादत थी, जो सबूत थे, वो इतने थे कि जिसकी बेसिस पे सज़ा ही बनती थी, इस वजह से सज़ा हुई उसको। आखिरी सवाल ये है कि जो मुजरिम है उसको, अब वो आता रहा कोर्ट में, आप भी कोर्ट में होते थे, और कोर्ट के दौरान या कोर्ट के सामने उसने किसी लम्हे इसका एहसास किया हो कि ये मेरे से गलत काम हो गया है, या कोर्ट से कहा हो कि मुझे माफ़ कर दें, या उसके जो मामू आते थे उनको कहा हो माफ़ कर दें, या बच्चों से बात की हो, कोई ऐसी चीज़ मुजरिम की जानिब से हुई है? नहीं, इस तरह से कोई वाकया सामने नहीं आया, क्योंकि अमूमी तौर पे यही होता है कि मतलब मुल्ज़मान के ज़हन में ये होता है कि अगर वो चीज़ ये मान लेंगे या इस चीज़ का इजहार करेंगे अदालत के सामने, तो अदालत उसको कन्फेशन जो है वो इक़बाल जुर्म तस्वुर करते हुए उनको सज़ा दे देगी। तो मुल्ज़मान जो अमूमी तौर पे हैं वो इसका इनकार ही करते हैं, और वो आखिरी दम तक इनकार करते हैं, क्योंकि उनको ये हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर ये समझते हैं वो कि जी इसके अंदर हर बंदा जो है चूंकि बरी हो जाता है, तो अगर मैं मान लूंगा तो शायद मुझे सज़ा हो जाए, और अगर मैं ना मानूंगा तो केस वीक होगा और मुझे जो है वो बरी कर दिया जाएगा। इसी तरह से इस केस में भी हुआ कि उसने कभी भी कोई नदामत या कोई जो है वो इकबाल जुर्म करने की कोशिश नहीं की, ना अदालत के सामने। हाँ, पुलिस के सामने ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उसकी जो है वो स्टेटमेंट्स आई, लेकिन वो चूंकि हम उसको कानूनी हैसियत नहीं देते, तो इस वजह से उसको फिर बाद में उसकी अपनी स्टेटमेंट में भी उसने ये चीज़ डिनाई की। जब उससे सवालात पूछे गए कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर बाद में फिर सबूतों की जो है और शहादत जो है उसकी बुनियाद पे अदालत ने फैसला किया। बहुत शुक्रिया राना हसन अब्बास साहब। नाजरीन, ये एक अपनी नोयत का मुख्तलिफ केस में इसलिए कहूँगा कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का लेवल जो है वो आप देख लें कि किन हदों को जो है वो छू रहा है, कि अगर किसी बंदे को आप मारते भी हैं तो सबसे अजियतनाक जो है वो मेरी नज़र में यही है कि आप उसका गला जो है वो काट रहे हैं। तो ये देखें कि जो इसमें मुजरिम है इन इन इस किस्म के केसेस में, इस केस में भी उसने माना नहीं है। इससे पहले भी हमने केसेस देखे तो उसमें भी माना नहीं है। तो सोसाइटी को डेफिनेटली जो अदम बर्दाश्त है, कम से कम ये बर्दाश्त का मादा जो है वो पैदा करने की ज़रूरत भी है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत ही है। अदलिया जो है वो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो सेशन जज हैं अता रब्बानी साहब, वो और उनके साथ जो टीम है उनकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास और इनके साथ जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बड़ा एक्टिवली जो है वो इसमें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ पे जुडिशरी अच्छे जो है वो काम कर रही है और बर वक्त केसेस को जो है वो निपटाया जा रहा है। इससे कबल आपने देखा कि फाद मलिक जो केस था वो इतना पुराना चला आ रहा था, 6 साल से वो पेंडिंग था, तो अता रबानी साहब के पास 6-7 महीनों में उन्होंने उस केस को निपटाया। इसी तरह बाकी केसेस में भी इसी तरह हो रहा है। तो हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी हो, ताकि हमारी सोसाइटी में ये जो चीज़ है इसमें ये ख़त्म हो। तो ये अब इसमें एक आखिरी जो मैं पैगाम देना चाहूँगा कि इन वीडियोस का भी और इंटरव्यूज़ का मकसद ये है कि हम इससे सबक सीखें। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह के केसेस, जिस तरह की आप देखते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़े होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है बहैसियत शहरी हम उसके अंदर अपना किरदार अदा करें और उनके अंदर सुलह का मामला करवाएं। नहीं तो और भी उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, जो कि ताकि ये चीज़ इतनी वायलेंस की तरफ ना जाए और हम इससे सबक सीखें और आइंदा ताकि इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने ना आ सकें। ओके ओके, बहुत शुक्रिया राना हसन अब्बास साहब। बड़ी अच्छी जो है हमारी आपने एक केस से मुतलिक जो है वो हमारे नाज़रीन को बताया। नाज़रीन, आप भी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।